तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप होता क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप जो है ये आपको आपके पॉइंट ग्रुप के मैट्रिक्स जो होते हैं उसके सेट को कहते हैं। ठीक है, किसी पॉइंट ग्रुप में जो आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो एलिमेंट्स पे प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनके मैट्रिक्स के सेट को हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। आपके पास रिप्रेजेंटेशन दो टाइप की है, रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल। ये है आपके रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन। रिप्रेजेंटेशन इज अ सेट ऑफ मैट्रिक्स एंड देयर कैरेक्टर्स फॉर ए ग्रुप ईच कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सिंगल ऑपरेशन इन दैट ग्रुप। ठीक है, हर एलिमेंट को लेके जो आपका ऑपरेशन हो रहा है, जो प्रोसेस किया जा रहा है, रोटेशन है या रिफ्लेक्शन है, जो भी है, उस पे आपकी जो करेक्टरिस्टिक्स बन रही है, ठीक है, जो आपकी मैट्रिक्स बन रही है, उसके करेक्टर्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अपने करेक्टर टेबल को बनाने के लिए, उनको हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसके दो टाइप है, रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल। तो रिड्यूसिबल जो है वो आगे चार टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, वो क्या है? ऑन द बेसिस जो है, एक हमारे पास जो एक्सिस होती हैं, एक्सिस को लेके हम स्टडी कर रहे होते हैं रिप्रेजेंटेशन की, या फिर आपके पास बॉन्ड एंगल्स हैं, या फिर बॉन्ड्स हैं, या फिर उसके बाद हर एटम की एक्सिस को लेके। ठीक है, दूसरी है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो देखते हैं ये दी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास कौन सी, जब आप सिर्फ एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस की बात कर रहे हो, तो उस ये कितने सेट्स हैं? चार सेट्स आपके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए के। पहला है सिर्फ तीन एक्सिस को लेके, एक्स वाई जेड, जिनको आप क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। उसके बाद जितने एटम्स हैं हर एटम के एक्सिस के लिए, जिनको आप कहते हैं 3n कोऑर्डिनेट्स, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स। हमारे पास 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड, इसीलिए फार्मूले में हम 3 अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद जितने एटम्स हैं हर एटम की एक्सिस को लेकर हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा सेट आपके पास आता है। तीसरा आपके पास आता है बॉन्ड वेक्टर। बॉन्ड वेक्टर मीन्स बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बॉन्ड एंगल्स। तो आपके पास ये तो आ गया 3n। 3n मतलब वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स। बॉन्ड वेक्टर्स, बॉन्ड वेक्टर का मतलब है आपके पास बॉन्ड, सिंपली बॉन्ड। उसके बाद बॉन्ड एंगल आपके पास आता है। तो ये बॉन्ड एंगल क्या है? कोई भी आपके पास कंपाउंड है, उसमें जो आपके पास बॉन्ड्स होते हैं, हर बॉन्ड के बीच, हर किन्हीं दो एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच कौन सा एंगल आ रहा है, तो टोटल आपके स्ट्रक्चर में कितने एंगल्स आते हैं, उसकी बेसिस पे भी हम क्या करते हैं? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बॉन्ड कितने कितने एंगल्स बन रहे हैं आपके स्ट्रक्चर में, वो पता करना आना चाहिए। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है बॉन्ड एंगल के लिए आपके पास फार्मूला होता है, ये आप एन से डिनोट कीजिए, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस 2 फैक्टोरियल, वेयर आपके पास n मीन्स, n का क्या मतलब है? n मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स, वेयर n इज नंबर ऑफ लिगेंड्स, या फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड टू वन सेंटर। ठीक है, देखिए इसके लिए आपको मैंने फार्मूला तो बता दिया कि बॉन्ड एंगल के लिए आपको फार्मूला लगेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब एग्जांपल के थ्रू इसको हम स्टडी करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपको, फॉर एग्जांपल CH4 की एग्जांपल। ठीक है, अब हम पता करेंगे कि इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं। तो CH4 का आपके पास स्ट्रक्चर आएगा सिंपली ये करके, सेंटर में C है और 4 आपके पास क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा बड़ा करके बताऊंगी कि कितने एंगल्स बन रहे हैं। अगर ये आपके पास सेंटर में C है, ये आपके पास यहाँ पे C है, और ये आपके पास H1, H2, H3 एंड H4 है, तो आपके पास देखिए एक एंगल तो ये आ जाएगा, दूसरा एंगल आपके पास ये आ जाएगा, तीसरा एंगल आपके पास ये आ जाएगा, और चौथा आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास एंगल H1 और H2 के बीच, एंगल H2 और H3 के बीच, एंगल H3 और H4 के बीच, एंगल H1 और H4 के बीच। एक और दो और एंगल्स हमारे पास आ रहे हैं ये H1 है और ये यहाँ पे H3 है, तो ये एंगल 180 वाला, ये एंगल आपके पास है H1 और H3 के पास, दूसरा एंगल आपके पास इस वाली लाइन पे है H4 और H2 के बीच। तो टोटल आपके पास कितने आए, एंगल H1, H3, एंगल H4, H2 के पास। ठीक है, तो टोटल एंगल आपके पास कितने आ रहे हैं, गिनिए आप 1 2 3 4 5 6। तो अब आप क्या करेंगे, एंगल का ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या आपके पास 6 एंगल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखिए n का मतलब था कितने लिगेंड्स आपके पास कनेक्टेड हैं सेंटर के साथ, तो 4 हैं, तो आप क्या करेंगे 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फार्मूले का 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आपके पास आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। उसके बाद फैक्टोरियल का मतलब आपको पता होना चाहिए, आपको रिवर्स में चलना होता है 1 तक, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, इस 2 और 1 को कैंसिल करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। अब 1 आप लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इस 2 को यहाँ पे कैंसिल करवाएंगे तो आपके पास कितना आया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 6। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग भी आपके पास कितने बॉन्ड एंगल्स आए, 6 बॉन्ड एंगल्स आए। ऐसे मैंने नाम से भी आपको दिखाए, कितने आ रहे हैं आपके पास, 6 आ रहे हैं आपके पास एंगल्स। बट ये है कि इस पे आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना आ सकता है कि आपके पास कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ हो और भाई उसका आपको पता करना है कि आपके पास कितने बॉन्ड एंगल्स आ रहे हैं। ठीक है, कितने बॉन्ड एंगल्स आ रहे हैं, अदरवाइज आपको इस पे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहेंगे, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको फार्मूला ध्यान में रखना है, बॉन्ड एंगल कैसे करना है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, वेयर n इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द स्ट्रक्चर सेंटर। ठीक है, तो ये आपके पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास 4 सेट्स आए, कौन सा, एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, 3n कोऑर्डिनेट्स, बॉन्ड वेक्टर्स मतलब सिंपली बॉन्ड्स, सिंपली आपको यहाँ पे ब्रैकेट में बॉन्ड्स बता दीजिए, और बॉन्ड एंगल्स मतलब स्ट्रक्चर में टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या क्या करता है, आप जब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करते हैं उसके बाद आप एक करैक्टर टेबल बनाएंगे जहाँ पे आपको इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। उस इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको एक थ्योरम स्टडी करनी पड़ती है GOT के नाम से,
ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये थ्योरम आपको स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मतलब कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एग्जांपल्स के बेसिस पे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करेंगे पहले, ठीक है। तो पहले हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम 3n कोऑर्डिनेट्स को लेके कोई एक एग्जांपल लेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस को कैलकुलेट करने से पहले एक बार आपको फिर से बता दूं कि ये आपकी कंट्रीब्यूशन है। E3 है, C2 की -1 है, C3 की 0, C4 की 1, सिग्मा की 1, S2 की -3, S3 की -2, S4 की -1 और S6 की 0। और साथ में आप लिखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन I की, सेंटर ऑफ इन्वर्जन की कितनी होती है, -3। ये कंट्रीब्यूशंस कैसे कैलकुलेट करी मैंने वीडियो नंबर 4 में मैंने आपको बताया हुआ है मैट्रिक्सेस के थ्रू, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल करते हैं C2V लेते हैं और उसके लिए आप क्या लेंगे, बेसिस सेट कौन सा ले रहे हैं हम, 3n, ठीक है, 3n। तो 3n C2V आपको कौन सा एग्जांपल शो करती है, आपके वाटर की जो स्ट्रक्चर है वो C2V बताता है। पहले मैं बताती हूँ कि उसका वाटर का कैसे C2V आता है। ये आपका ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। तो इसको आप किस एक्सिस को लेके कितने एंगल से रोटेट करोगे, तो आप देखिए, ताकि आपको आइडेंटिकल मिलेगा। आपको इसका आइडेंटिकल ऐसे मिलेगा, अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ऐसे आपको इसका आइडेंटिकल मिल सकता है। तो उसको आप क्या करोगे, इसको आप बोल रहे हो कि अगर आप इसको 180 डिग्री लेके चल रहे हैं, तब जाके आपको क्या आ रहा है, ये आइडेंटिकल नहीं, इक्विवेलेंट मिल रहा है। दैट मीन्स आपके पास C कितना आ रहा है, n की जगह पे 2 आ रहा है। ये n कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियोस में, ये C2 आ गया। उसके बाद आपने इस पे क्या करना है, अप्लाई करना है प्लेन। मैंने आपको किस एक्सिस पे, किसी एक एक्सिस पे इसको वाई एक्सिस पे करके क्या किया आपने, इसको रोटेट किया, या फिर जेड एक्सिस, वाई एक्सिस पे नहीं, वाई एक्सिस आपके पास ऊपर ऐसे करके है, और ये एक्स एक्सिस, और ये आपकी क्या कर रही है, ये आपकी जेड एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने क्या किया, जेड एक्सिस को पकड़ के इसको रोटेट करवाया, ताकि जेड एक्सिस इसकी अपनी ही जगह रहे, और ये जो आपका हाइड्रोजन है ये इस साइड आ जाएगा। तो आपका हाइड्रोजन क्या आ गया, इस साइड आ गया यहाँ पे, तो ये आपके पास आ गया। मतलब आपकी क्या है, जेड एक्सिस जो है हम लेके चल रहे हैं। जेड एक्सिस की पैरेलल जब आप काटेंगे, तो आपके पास क्या आएंगे, ये 2 हिस्से हो जाएंगे आपके स्ट्रक्चर के, ठीक है। एच एक साइड, दूसरी साइड भी एच, हाफ ओ इस साइड भी हाफ ओ बचेगा। दैट मीन्स आपने इस पे प्लेन कौन सा डाला, सिग्मा वी प्लेन डाला। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ग्रुप के टाइम पे हम लिखते हैं C, कितना एंगल से आपने रोटेट किया, क्या ऑर्डर है उसका वो, और साथ में जो आपका प्लेन है वो कौन सा है, हॉरिजेंटल है, डायहेड्रल है या वर्टिकल है, यहाँ पे वो लिखते हैं। तो हमारे पास वर्टिकल प्लेन आ रहा है। ये आपके वाटर का पॉइंट ग्रुप आ गया C2V, ठीक है। तो अब मैंने आपको कहा कि हम एग्जाम्पल कौन से सेट को लेके कर रहे हैं, 3n को लेके, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। आपके पास कितने एटम्स है, 1 2 3, ठीक है। आपके पास 3n का सेट ले रहे हैं आपके पास, तो आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9 आता है आपके पास डायमेंशन। ये डायमेंशन क्या होता है मैं आगे आपको स्टडी करवाती हूँ। टोटल आपके पास इतने क्या आने चाहिए, इतने ये 3n जो 9 जो है आपके पास 9 टाइप के कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए। कैसे आते हैं देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका वाटर मैं बताती हूँ यहाँ पे, ये आपका वाटर है, इसकी अपनी एक्सिस होगी, ठीक है, एक्स वाई जेड करके, इसकी अपनी एक्सिस होगी एक्स वाई जेड करके, एंड इसकी अपनी एक्सिस होगी। टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं आपको, 3 3 6 3 9। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया कि इतने कोऑर्डिनेट्स की स्टडी अब हमने करनी है।
तो आप क्या करेंगे, जब आप करैक्टर टेबल बना रहे होंगे और उसके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पहले कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो आपको बड़ा लेंथी वर्क हो जाएगा कि पहले इसकी एक्सिस फिर दूसरी इसकी एक्सिस, तो काफ़ी लंबा चौड़ा सिस्टम बनता है। मैं आपको एग्जांपल में शॉर्टकट तरीके से बता रही हूँ। देखिए, अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आप पॉइंट ग्रुप डालते हैं, यहाँ पे आप एलिमेंट्स डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप एलिमेंट्स डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे आप कहते हैं कि कितने एटम्स में शिफ्टिंग हुई। यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, इस वाली जगह पे लिखते हैं आप नंबर ऑफ अनशिफ्टेड। जैसे मैंने यहाँ पे इसको रोटेट करवाया तो आपका H2 जो है अपनी जगह से उठ के दूसरी साइड गया, ठीक है, और H1 दूसरी साइड। यहाँ पे H1 राइट साइड था और H2 लेफ्ट साइड था, लेकिन रिजल्टेड स्ट्रक्चर में H2 राइट साइड आ रहा है और H1 लेफ्ट साइड जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जहाँ पे था वहीं पे है, यहाँ भी क्या है, जहाँ पे है वहीं पे है। तो इस वाली जगह पे आप लिखते हैं, ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप पहली रो में लिखेंगे अनशिफ्टेड एटम, अनशिफ्टेड एटम्स, ठीक है, कितने एटम्स आपके अनशिफ्टेड रह रहे हैं वो आप इस रो में लिखेंगे हर एलिमेंट को लेके। अगर ई आप अप्लाई कर रहे हैं तो कितने अनशिफ्टेड हैं, C2 अप्लाई कर रहे हैं तो कितने अनशिफ्टेड है। उसके बाद आपके पास सेकंड रो आती है जिसमें आप लिखते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है, हर एलिमेंट को लेके कितनी कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद आपके पास तीसरी लाइन आती है जिसमें कहते हैं हम कि आपके पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितनी आई। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को आप टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आप कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्या है आपके पास, ये टाउ है। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, टाउ को आप जैसे भी लिखते हैं चलेगा। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को आप क्या कैसे करते हैं, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपका क्या है, ये आपकी थर्ड रो होती है, ये आपकी फर्स्ट रो होती है, ये सेकंड रो होती है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाता है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आता है। तो एग्जाम्पल अब हम किसकी ले रहे हैं, 3n सेट लिया है हमने, C2V पॉइंट ग्रुप लिया है, जिसकी बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास मैंने H2O मॉलिक्यूल की दी हुई है। तो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स की, मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, जब आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे है, जब आप बोलते हैं कि इसका आइडेंटिकल आपको मिल रहा है, तो आपको कोई चेंजिंग नहीं दिखती है, ठीक है, एच कोई चेंजिंग आपको नहीं दिख रही होती है। जो जो एटम जहां पे है वो रिजल्टेड में भी वहीं पे है। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स कितना आएगा, मतलब अपनी ही पोजीशन पर रहे हैं, शिफ्ट नहीं किया है, तो 1 2 3 3 एटम्स है जिन्होंने शिफ्ट नहीं किया है। तो मैं क्या करूंगी, ई के नीचे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स कितना लिखूंगी, 3 लिखूंगी, ठीक है। अब मैंने C2 इस पे अप्लाई करना है। C2 जब मैंने अप्लाई किया इस पे, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन अपनी ही जगह रहेगा, लेकिन आपका हाइड्रोजन एक्सचेंज करेगा, 2 1 की जगह आएगा और 1 2 की जगह चला जाएगा। तो हमारे पास कितने एटम्स आए, हमारे पास अनशिफ्टेड जो है वो रहे कितने, सिर्फ एक ऑक्सीजन ही। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 1, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस वाले बॉन्ड को अगर आप x मान के चलें, तो ये आपका ऊपर की ओर y होता है, तो ये जो है ये आपका z है, ठीक है, z है। तो मैं क्या करूंगी, इमेजिन कीजिए अगर आप z प्लेन ये ऐसे करके है, देखिए ये ऐसे एक प्लेन पे आ रही है, ये x एक्सिस इस प्लेन पे आ रही है और ये क्या है, z एक्सिस, और जो y एक्सिस है वो ऊपर की ओर आ रही है। अगर मैं
इस प्लेन को लेके कटिंग करूं, ठीक है, इस प्लेन को लेके मैं कटिंग करती हूं तो मेरे पास क्या होता है, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के भी दो हाफ हो जाएंगे, अपर और लोअर, ऑक्सीजन के भी और इस हाइड्रोजन के भी, मतलब तीनों एटम्स को काट रहा है प्लेन, ठीक है। तो एक्स जेड प्लेन जो है तीनों एटम्स को काट रहा है, तो अनशिफ्टेड कितने होंगे, मतलब जो जहां पे है वहीं पे दिखेगा हमको, तो वो यहाँ पे कितना आएगा, 3 ही आएगा। बाकी उसके बाद जब हम कह रहे हैं वाई एक्सिस पे प्लेन डालेंगे, ये वाई एक्सिस है, तो इसके थ्रू मैं आपको इसको काटूंगी तो आपके पास क्या हो रहा है, कितने एटम्स को डिस्टर्ब किया जा रहा है, आपके पास ये ऑक्सीजन जो है वहीं पर रह रहा है, इसको ही कट रहा है। एक प्लेन कितने हाइड्रोजन्स को काट रहा है, कितने एटम्स को काट रहा है, और एक्चुअली यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन को काट रहा है, मतलब बाकी दोनों को प्लेन कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 1। तो आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स मिल गए। ई अप्लाई कर रहे हो तो 3 अनशिफ्टेड एटम्स रह रहे हैं, C2 अप्लाई कर रहे हो तो 1 अनशिफ्टेड रह रहा है। सिग्मा मतलब प्लेन आप XZ पे जब अप्लाई कर रहे हो तो तीनों के तीनों को कट कर रहा है प्लेन, और जब आप सिग्मा YZ पे अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन को कट कर रहा है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बताएंगे, कंट्रीब्यूशन कितनी है। तो देखिए कंट्रीब्यूशन ई की हमारे पास कितनी है, 3 है, C2 की कितनी है, -1। सिग्मा जब भी होते हैं आपके पास 1 ही होते हैं। तो अब आपको मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा था आपके पास तीसरी रो है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जिसका फार्मूला है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जार 9, 1 1 जार -1, 3 एंड 1। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये आपकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ गई। ये क्या आ गई आपके पास, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ गई। इसमें देखिए क्या होता है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में जो आपके पास आइडेंटिटी के नीचे यहाँ पे, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में जो आपके पास आइडेंटिटी के नीचे करैक्टर आता है उसको हम डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। तो आपकी जो डायमेंशन है कितनी आई, 9, और डायमेंशन डी से डिनोट कर रहे हैं। तो आपकी डायमेंशन कितनी है C2V के लिए, जब आपके पास H2O हम एग्जांपल ले रहे हैं, मॉलिक्यूल कंपाउंड H2O ले रहे हैं, तो आपके पास डायमेंशन 9 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज डायमेंशन, द करैक्टर अंडर आइडेंटिटी, character under identity in reducible representation is called dimension of the point group, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे डायमेंशन कितनी आई, 9D। अब हम क्या करेंगे, अब हम एग्जाम्पल लेंगे, यही सेम एग्जाम्पल लेंगे लेकिन बेसिस सेट लेंगे हम, कौन सा, सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब सिंपल XY Z को लेके। अभी हमने नंबर ऑफ एटम्स की शिफ्टिंग चेक करी, नंबर ऑफ एटम्स की शिफ्टिंग चेक करी, जब हम एक्सिस की बात कर रहे होंगे उस टाइम हम कहेंगे कि कितनी एक्सिस ने शिफ्ट करी अपनी पोजीशन, ठीक है। ये आपके एग्जांपल ले रही हूँ, आपका बेसिस सेट लिया है मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब सिर्फ सिंगल XY Z को लेके। तो आप किसी भी एक्सिस को कोई भी नाम देके चल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये X एक्सिस मान के चली हूँ मैं, ये Z और ये Y एक्सिस को मान के चली हूँ मैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हम ई लगाते हैं, ई में हमारे पास कोई शिफ्टिंग नहीं रहती है, जो एक्सिस जहाँ पे थी वहीं पे थी, तो आपके पास एक्स को लेके एक्स अपनी ही जगह रहा, ठीक है, वाई भी अपनी ही जगह रहा, और जेड भी अपनी ही जगह रहता है, जेड भी क्या रहता है, अपनी ही जगह रहता है। उसके बाद जब आप C2 अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, C2 अप्लाई किया, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आपके पास यहाँ पे अनशिफ्टेड किनारे, अगर मैंने इस पे C2 लगाया तो आपके पास Z तो यहीं पर रहेगा, बाकी X यहाँ आ जाएगा और आपका Y यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये Z जो है अपनी ही जगह रहा, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, सिर्फ एक एक्सिस अनशिफ्टेड रहेगी, बाकी दोनों ने क्या किया, शिफ्ट किया। तो हर आपकी एक्सिस को लेके वैसे ही करके क्या मिलता है, 1 1 1 करके मिलेगा। लेकिन देखिए क्या होता है, जब आप X को देख रहे हैं,
जब मैंने सी जेड को लेके सी जेड को कांस्टेंट रखते हुए एक्स वाई एक्सिस को रोटेट करवाया, तो एक्स कौन सी डायरेक्शन में मिल रही है आपको, ये वाली डायरेक्शन शो हो रही है, ये क्या है एक्स माइनस, तो आपको क्या हुआ एक्स माइनस मिला। ये यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में गया, मतलब ये वाई माइनस मिल गया। तो एक्स की जगह पे हमें एक अनशिफ्टेड मिल रही है, तो और साथ में क्या हो रहा है, अपोजिट में जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। ये y, ये नहीं, ये प्लस में रहेगा z वाला और y माइनस में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब जब आप प्लेन अप्लाई करते हैं इस पे, प्लेन में भी आप क्या करेंगे, प्लेन कोई भी लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर हम z की बात कर रहे हैं, मैं z पे प्लेन लूंगी, तो आपका क्या है, सिर्फ एक ही एक्सिस को प्लेन काट रहा है, कौन सी एक्सिस को, z एक्सिस को प्लेन काट रहा है। इसलिए अब आपको आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। फिर वैसे बात करेंगे हम वाई जेड को लेके, वाई जेड को लेके जब आप देखिए, जब आप एक्स जेड की बात कर रहे हैं प्लेन को, यहाँ पे क्या बताया मैंने एक्स जेड प्लेन, जब आप एक्स जेड प्लेन को काट रहे हैं, दो को आपने डिस्टर्ब किया लेकिन अनशिफ्टेड किसको टच नहीं किया, सिर्फ जेड एक्सिस को टच नहीं किया, तो आपकी जेड एक्सिस कहाँ पे है, आपने एक्स जेड को आप टच कर रहे हैं, तो आप ये एक्स जेड को टच कर रहे हैं, तो वाई को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए जो अनशिफ्टेड है उसको ही आप क्या करोगे -1 करके चलोगे, ठीक है। वैसे आप वाई जेड जब करोगे, वाई जेड को टच करेगा प्लेन, लेकिन आपकी एक्स जो है वो अनशिफ्टेड रहेगी, ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे -1 लिखेंगे, बाकी यहाँ पे 1 1 आ गया। एक और बात इसके एडिशन में हम करेंगे, जब आपके पास क्या होता है, हम 3n कोऑर्डिनेट्स की स्टडी कर रहे होते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए, 3n की बात कर रहे होते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की बात जो करते हैं, देखिए एक मिनट, ये आप नोट याद रखिएगा, इन केस ऑफ 3n, in case of 3n reducible representation is equal to, ये टर्म है, reducible representation is equal to unshifted atoms अनशिफ्टेड एटम्स का नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जो कंट्रीब्यूशन है मैंने आपको लिखाया हुआ है मैट्रिक्सेस के थ्रू आपके पास आता है, लेकिन इन केस ऑफ सिंपल कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियंस, बॉन्ड्स मतलब बॉन्ड वेक्टर्स एंड बॉन्ड एंगल, आपके पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आएगी अनशिफ्टेड जो भी सिस्टम होगा, चाहे आप अनशिफ्टेड एक्सिस की बात कर रहे हैं, अनशिफ्टेड बॉन्ड की बात कर रहे हैं, अनशिफ्टेड एंगल की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे अनशिफ्टेड जो भी सिस्टम होगा, अनशिफ्टेड सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन, और इस केस में आप कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे, सिर्फ 1 लेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको पीछे वैल्यू बताई ई की 3 है, फिर C2 की -1 है, वो कंट्रीब्यूशन सिर्फ आपकी किसके लिए है, 3n के लिए है, बाकी जगह पे आप कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है आपके पास। अब आप जब भी सिंपल कार्टेशियंस की बेसिस पे लेंगे या बॉन्ड्स की बेसिस पे, बॉन्ड एंगल्स की बेसिस पे लेंगे, तो आप कंट्रीब्यूशन की जगह पे सिर्फ हर जगह पे 1 ही लिखेंगे। इसलिए ये बात किस लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की हो रही, तो मैं कंट्रीब्यूशन की जगह क्या लिखूंगी, 1 ही लिखूंगी, ठीक है। अब क्या करना है हमने, ये जितनी भी x y और z एक्सिस आई, इनको आपने ऐड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है कंट्रीब्यूशन से, ठीक है। ऐड करके क्या आएगा, 1 + 1 + 1 वी गेट व्हाट वी गेट, इनको क्या करना है आपने ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है।
तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 + 1 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, आपके पास आएगा यहाँ पे 3। क्या आएगा आपके पास 3। उसके बाद देखिए ये इनको भी ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, ये +1 इस -1 को कैंसिल करेगा, पीछे आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ एक ही आपके पास 1 बचा, और वो भी क्या है, उसके साथ नेगेटिव साइन है, मतलब ये 1 इस 1 को कैंसिल करेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा -1 यहाँ पे -1। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये 1 इस 1 को कैंसिल करेगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अगर इक्वल क्वांटिटी में हो तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। इस 1 ने इसको क्या किया, कैंसिल किया, पीछे आपके पास 1 बचा, वो 1 आप यहाँ पे लिखेंगे, वो 1 आप यहाँ पे लिखेंगे, वो आएगा सिंपल 1। सेम केस है आपका, यहाँ पे भी ये 1 इसको कैंसिल करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आया 1। क्या आया आपके पास, 1 आ गया। तो आपका ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपका जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो कितना आया, 3 -1 1 और 1। कितना आया रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, 3 -1 1 और 1। ये जो आपके पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ये अब आपको इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में यूज करनी होती है। उम्मीद है आपको ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी समझ आ गया होगा कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स शिफ्ट कर रहे हैं। बेसिस सेट लिया मैंने इसी C2V के लिए बॉन्ड वेक्टर्स, लेकिन ध्यान रखना C2V मैं किसके ले रही हूँ, H2O की एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, अब C2V आपको किसी और के लिए भी आएगा, तो वहां पे हो सकता है स्ट्रक्चर कुछ और हो। ठीक है, तो वहां पे फिर आपको वैसे ही करके देखना है। स्ट्रक्चर बनाइए, अनशिफ्टेड एटम्स चेक कीजिए। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखेंगे आप, पहले आपके पास E है, C2 है, सिग्मा XZ है और सिग्मा YZ है। देखिए ये जो XZ और YZ है ये दोनों किसके हैं, ये वर्टिकल प्लेन्स हैं। ठीक है, CV ही हैं ये भी। अब आप क्या करेंगे, बॉन्ड की बेसिस पे जब E देखेंगे तो आपके पास कितने बॉन्ड्स आते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास बॉन्ड्स कितने हैं, 1 और 2 बॉन्ड्स हैं, और जब E आप लगाते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब दोनों के दोनों बॉन्ड्स अनशिफ्टेड हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो आपके पास दोनों बॉन्ड्स जो है, जो लेफ्ट साइडेड बॉन्ड था वो राइट साइडेड हो जाएगा। देखिए एग्जांपल के थ्रू, यहाँ पे आपके पास अगर मैं बताऊं, आपके पास ये ऑक्सीजन है, इसका एक बॉन्ड ऐसा बन रहा है और दूसरा बॉन्ड ऐसा बन रहा है। जब आपने इस पे C2 अप्लाई किया तो आपके पास कैसा स्ट्रक्चर आएगा, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन इस साइड आएगा और दूसरा वाला बॉन्ड इस साइड आएगा। दोनों बॉन्ड्स ने अपनी पोजीशन क्या करी है, दोनों बॉन्ड्स ने अपनी पोजीशन चेंज करी है। ठीक है, ग्रीन वाला पहले लेफ्ट था अब राइट हो गया, और ये पर्पल वाला जो राइट था वो लेफ्ट हो गया। तो आपके पास अनशिफ्टेड कितने रहे, 0, दोनों ने शिफ्ट किया। ठीक है, दोनों के दोनों बॉन्ड्स ने क्या किया, शिफ्टिंग करी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 0 लिखूंगी। उसके बाद देखिए XZ पे जब आप कट करेंगे, XZ पे आप कट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आप हर बॉन्ड को, इस बॉन्ड को भी डिस्टर्ब करेंगे, इस बॉन्ड को भी डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए आप क्या लिखेंगे, XZ पे आप लिखेंगे दोनों बॉन्ड्स में डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है, उसके बाद YZ को लेके जब आप करेंगे तो आपके पास 0, क्योंकि आप YZ पे ऐसे करके कटिंग कर रहे हैं, किसी भी बॉन्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं शो हो रही है प्लेन की वजह से, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपने कंट्रीब्यूशन लिखनी है। क्या लिखनी है, कंट्रीब्यूशन लिखनी है। मैंने आपको बताया कि जब हम सेट, बेसिस सेट कौन सा लेंगे, बॉन्ड्स लेंगे, मतलब बॉन्ड वेक्टर लेंगे, या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेंगे, या फिर एंगल्स लेंगे, तो कंट्रीब्यूशन हम सबको लेके क्या चलते हैं, 1 लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। सिर्फ इन केसेस ऑफ 3n आपको कंट्रीब्यूशन याद रखनी पड़ेगी। अब आप क्या करोगे,
आप इसकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग, ठीक है। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 1s आर 2, यहाँ पे 0, ये 2 और ये 0। तो देखिए अब आप बताइए मुझे, आपके पास कितनी आ रही है आपके पास डायमेंशंस। जब आप C2V की बेसिस सेट आपने क्या लिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिया, तो आपके पास डायमेंशन कितना आ रहा है, 3D। कितना आ रहा है, 3D, ठीक है। लेकिन जब आप क्या कर रहे हैं, बॉन्ड वेक्टर्स ले रहे हैं बेसिस सेट, तो आपके पास 2D आ रहा है। क्या, 2D आपका डायमेंशन आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक तो आपके पास देखिए, अब ये जो आपका डायमेंशन है, ये डायमेंशन का क्या काम है, ये डायमेंशन आपको बताता है कि आपके पास जो ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आई, क्या अब आप इसको इरिड्यूसिबल में आपको इसको कन्वर्ट करना है, ज़रूरत है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की ओर जाने की या नहीं। अगर आपका इसका स्क्वायर करके, मतलब डायमेंशन का स्क्वायर करके अगर आपका ऑर्डर के बराबर आता है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको इरिड्यूसिबल की ओर स्टेप बढ़ाने की। बट अगर आपके ऑर्डर से ज़्यादा वैल्यू आती है डायमेंशंस के स्क्वायर की, उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको इसका इरिड्यूसिबल सिस्टम करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है, 1 मिनट। मतलब जब आपको इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लगती है, उस टाइम पे ये डायमेंशन लेस देन कितना आना चाहिए, ऑर्डर आना चाहिए। तो देखिए ये C2V यहाँ पे कितना है, C2V कितना है आपका, ये ऑर्डर क्या है C2V का, C2V का आपका ऑर्डर है 2 फार्मूला है ऑर्डर का, विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। आपका ऑर्डर कितना है, 4 है। तो लेकिन ये आपके पास क्या है, लेस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप इरिड्यूसिबल जब रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं आपके करैक्टर टेबल के लिए, तो तब ये जो आपका होता है यहाँ पे डायमेंशन, वो लेस देन ऑर्डर होना चाहिए स्क्वायर करके, ठीक है। नहीं, तो आपके पास डायमेंशन क्या है, आपके पास यहाँ पे डायमेंशन 3D है, तो 3 का आप स्क्वायर करेंगे, आपके पास कितना आ रहा है, 9। तो ये 9 क्या है, ज़्यादा है ऑर्डर से। इसका मतलब अब आपको इसका क्या करेंगे, C2V में ऑन द बेस ऑफ कार्टेशियन साइड आपने क्या करना है, करैक्टर टेबल जब आप बना रहे होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन करनी ही पड़ेगी। अगर ये लेस देन 4 होता तो आपको वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी थी, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं हम, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगली इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो देखिए एग्जांपल मैंने पॉइंट ग्रुप कौन सा लिया, D3H लिया, बेसिस सेट बोला लेने के लिए, बॉन्ड वेक्टर्स मतलब बॉन्ड्स की बात हम कर रहे हैं। तो D3 के लिए जो बेस्ट एग्जांपल है आपकी स्टडी करने के लिए, वो है D3 के लिए आपकी बेस्ट एग्जांपल आती है PCl5 की, PCl5 की। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऐसे करके करेंगे आप, ये आपका स्ट्रक्चर होता है PCl5 का। इसमें अब आपको देखना है कि आपके पास D3H कैसे आ गया पॉइंट ग्रुप, ठीक है। इसको आप देखिए, अगर ये आपका प्लेन से बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करके प्लेन से अपर और बिलो जा रही है, कौन सी, बिलो जा रही है, ये वाले बॉन्ड्स Cl, ये जो है यहाँ पे वर्टिकल है, ये ऊपर और नीचे जा रहे हैं, और आपके प्लेन पे सिर्फ ये 3 क्लोरीन्स हैं। तो आप हर इन 3 क्लोरीन्स में कितना एंगल बन रहा है, 120 एंगल बन रहा है। मतलब अगर आप इनको रोटेट करवा के आप इसका इक्विवेलेंट लेंगे, तो आपके पास यहाँ पे आता है C3, ठीक है। साथ में अगर आप इसको जेड एक्सिस पे रोटेट करके देखें, तो आपके पास ये जो है अपनी ही जगह रहेंगे, लेकिन लोअर आपका अपर में जाएगा और अपर आपका लोअर में जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास C2 एक्सिस भी आ रही है। C2 एक्सिस कितने टाइम आएगी, 3 टाइम आ जाएगी।
3 टाइम आपके पास C2 एक्सिस आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ग्रुप्स पॉइंट ग्रुप्स बता रही थी कि जब आपके पास Cn+n टाइम्स C2 आता है तो आप उस पॉइंट ग्रुप को क्या कहते हैं, Dn पॉइंट ग्रुप कहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें प्लेन्स देखने हैं। प्लेन आपको इसमें सिग्मा V भी आता है और सिग्मा H भी आता है। तो ये आपके पास यहाँ पे पॉइंट ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, E 2 टाइम्स C3, 3 टाइम्स C2, सिग्मा H 2 टाइम्स S3 और 3 टाइम्स सिग्मा V आते हैं। देखिए जो आपके सिग्मा V है वो आपका C2 डिसाइड करता है। जितने आपके पास C2 होगा उतने ही टाइम आपका सिग्मा V भी होता है, ठीक है। और जितना आपका C3 होगा उतने टाइम आपका S3 भी होगा। इससे आपका पता चलता है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको इसको बॉन्ड्स की स्टडी पे कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जब ई लगाएंगे तो जितने बॉन्ड्स है उतने ही हैं। टोटल इसके पास 5 बॉन्ड्स है तो आप यहाँ पे 5 ही लिखेंगे। जब आप इस पे C3 अप्लाई करेंगे तो अनशिफ्टेड सिर्फ ये वाला बॉन्ड रहेगा और ये वाला बॉन्ड रहेगा। इसलिए आप C3 पे क्या अनशिफ्टेड एटम्स कितना बताएंगे, 2। उसके बाद जब आप क्या करते हैं, C2 अप्लाई करते हैं। C2 अप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास अनशिफ्टेड कौन से रहते हैं, ये बॉन्ड जहाँ पे रहेंगे वहीं पे रहेंगे, सिर्फ ये चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें छोटा सा एग्जाम यहाँ पे बताती हूँ मैं। जब आप इसको C2 को लेके क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे सर्कल करती हूँ और इसको मैं ऐसे सर्कल करती हूँ तो देखिए आपके पास रिजल्टेड फॉर्म क्या आ जाएगी। ये आपका P है, ये आपका Cl ऐसे ही रहेगा, तो जो आपका लोअर था वो आपका अपर बन जाता है और जो आपका अपर था वो आपका लोअर बन जाता है C2 पे। तो बाकी तो जो जहाँ पे वैसे ही है, शिफ्ट कौन कौन सा बॉन्ड हुआ, ये और ये हुआ। तो इसके मतलब कितने नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, C3 के टाइम जब C2 अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे कितना आ रहा है, ये अनशिफ्टेड वेक्टर्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए 1 ही आ रहे हैं। 1 मिनट, देखिए 1 नहीं आ रहा है यहाँ पे। और क्या होता है आपके पास ये तो यहीं पर रहेगा, लेकिन ये जो क्लोरीन है ये भी अपनी जगह चेंज करते हैं। एक को मैं येलो से शो करूंगी, ये येलो वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये येलो वाला क्योंकि वायलेट के साथ वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब ये भी शिफ्ट हुआ और ये भी शिफ्ट हुआ, चारों शिफ्ट हो रहे हैं। अनशिफ्टेड कौन सा रह रहा है, 1 रह रहा है। दैट मीन्स C2 जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद जब आप सिग्मा H अप्लाई करेंगे, मतलब प्लेन, तो प्लेन पे आपके पास सिर्फ ये 3 बॉन्ड्स है, बाकी तो वर्टिकल प्लेन्स है, बॉन्ड्स है। तो प्लेन पे 3 बॉन्ड्स आ रहे हैं और एज ए प्लेन कट कर रहे हैं तो कितने बॉन्ड्स को डिस्टर्बेंस हो रही, 3 को। तो सिग्मा H की टाइम पे अनशिफ्टेड बॉन्ड्स आपके पास क्या, देखिए यहाँ पे अनशिफ्टेड एटम्स लिखा है मैंने, आप अनशिफ्टेड एटम्स नहीं बॉन्ड लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अनशिफ्टेड बॉन्ड लिखिएगा, एटम्स नहीं। उसके बाद क्या करेंगे आप, S3 की बारी। S3 की टाइम पे कुछ भी आपके पास अनशिफ्टेड नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फिर आपके पास मैंने कहा जब आप सिग्मा 3 अप्लाई करेंगे तो उस सिग्मा V अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कितना टाइम कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो आपके पास 3 टाइम कर रहे हैं तो ये आपके पास यहाँ पे सिग्मा ये आ जाएगा यहाँ पे 3। उसके बाद मैंने आपको कहा कि 3n के अलावा हर जगह पे कंट्रीब्यूशन आपकी 1 होती है, तो ये आप 1 लिखिए। कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, बट आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 5 2 1 3 0 3 करके। तो आपके पास डायमेंशन कितनी आई, ये आपके पास 5 डायमेंशन आई, 5D, ठीक है। तो देखिए आपके पास D3N है, D3H है, एक्चुअली D3H पॉइंट ग्रुप है। इसका ऑर्डर आपका 4n के बराबर आता है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 12, ठीक है। ऑर्डर कितना है आपका, ऑर्डर आपके पास 12 है, लेकिन इसका स्क्वायर 5D का स्क्वायर जब आप करते हैं तो वो इससे ज़्यादा आ जाएगा। कितना आएगा, 5 5 25, ठीक है। ये ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आप इस पे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंट, इसको आप
ये रिड्यूसिबल है, ठीक है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये रिड्यूसिबल है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज आपको क्या है, वैल्यू 12 से कम लानी है। ये जो वैल्यू है, ये जो डायमेंशन की वैल्यू है, ये जब आप स्क्वायर करो, ताकि जब आप इसको स्क्वायर करो तो आपके पास क्या आ जाए, 12 से लेस वैल्यू आ जाए। इतना आपको समझ आ गया? आज के लिए इतना ही काफ़ी है।